नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है और उसके साथ ही पूरे देश भर में बवाल भी शुरू हो गया है। तमाम विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। उन्होंने उसके इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है और ये विरोध केवल प्रतीकात्मक या हल्का फुल्का नहीं है, बल्कि बहुत ही संगठित ढंग से हो रहा है। और ख़ास तौर पर इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी तीखी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो कुछ करवाया जा रहा है चुनाव आयोग के ज़रिए वो वोट चोरी तो है ही, लेकिन इससे राज्य में खून खराबे की नौबत भी आ सकती है। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किया है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने किया है और भी दूसरे राज्य एक एक करके खड़े हो रहे हैं इस एसआईआर के विरोध में। जाहिर है कि गणेश गुप्ता जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयोग दोनों के खिलाफ देश भर में ज़बरदस्त गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चुनाव चोरी के इतने सारे प्रमाण आ जाने के बावजूद चुनाव आयोग गणेश गुप्ता शांत बैठे हैं और दूसरी तरफ वो एसआईआर के ज़रिए चुनाव चोरी को और भी पुख्ता बनाने के लिए केंद्र सरकार के पक्ष में, मोदी सरकार के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में मनमाने ढंग से एसआईआर को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा पहलू इसका है ही, इसके कई और पहलू भी हैं। मसलन चुनाव आयोग ने 2 बीजेपी शासित राज्यों की रिक्वेस्ट को मान लिया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हमारे यहाँ एसआईआर मत करवाइए। चुनाव आयोग ने तुरंत उसकी इस याचिका को या अनुरोध को स्वीकार कर लिया। और इसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ अभी मत करवाइए, हमारे यहाँ लोकल बॉडी के इलेक्शन होने हैं, और उसने उस मामले में भी महाराष्ट्र को इस दूसरे राउंड के एसआईआर से बाहर कर दिया। तो ये चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण व्यवहार बहुत ही साफ तौर पर नज़र आता है कि कैसे चुनाव आयोग चुन चुनकर विपक्षी दलों के शासित राज्यों को टारगेट कर रहा है। इससे गुस्सा भड़कना लाजमी है। और जो ये कहा जा रहा है, जैसे एसआईआर का पहला जो फेज़ था वो एक तरह का तुगलकी फरमान था। योगेंद्र यादव ने कहा कि पहला फेज़ अगर तुगलकी फरमान था तो जो दूसरा फेज़ है उसे हम शातिर तिकड़म कह सकते हैं। शातिर तिकड़म से मतलब आप समझ गए होंगे कि ये एक पूरी जो प्रोसेस है, पूरी जो एक्सरसाइज है, दरअसल बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए है, वोटर लिस्ट में इस तरह से परिवर्तन करने के लिए है ताकि हर जगह बीजेपी एडवांटेज में रहे। और ये हमने बिहार में जो एक्सरसाइज चली है उससे ये देख भी लिया, जहाँ पर तकरीबन 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। जनवरी में एक रिवीजन हुआ था जो पर्याप्त होना चाहिए था, लेकिन ठीक चुनाव के पहले एक फुल फ्लेजेड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि कभी नहीं हुआ इस देश में, इंटेंसिव रिवीजन होता रहा है। 2003 में भी हुआ, उसके बाद से नहीं हुआ, लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेकर आए और मनमानी शर्तों के साथ उन्होंने बिहार में किया। और बिहार में किस किस स्तर पर धांधली हुई, गड़बड़ियाँ हुई, इसके तमाम वीडियो हमारे सामने हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने बिहार में बहुत सफलतापूर्वक शानदार एसआईआर कर दिया है। तो ये बीजेपी चुनाव आयोग का रवैया है और इसी रवैये के साथ वो पूरे देश में एसआईआर करवाने पर आमादा है, जिससे गुस्सा भड़कना लाजमी है। असम का केस लीजिए। असम में बहाना ये दिया गया है कि चूंकि एनआरसी का काम कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए अभी असम में मत करवाइए। अब असम में एसआईआर इसलिए नहीं करवाना चाहती है सरकार क्योंकि वो कोशिश कर रही है कि एनआरसी के बहाने लाखों जो बंगाली मुसलमान वहाँ रहते हैं
उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दे और अपना पलड़ा हिंदू पोलराइजेशन के हिसाब से भारी कर ले। जबकि ऑलरेडी एनआरसी हो चुका है, 2019 में सारे एनआरसी के आंकड़े आ गए थे और उनमें ये साबित हो गया था कि 19 लाख के आसपास विदेशी नागरिक हैं असम में, बांग्लादेशी नागरिक हैं, और उसमें से 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान हैं और 12 लाख बांग्लादेशी हिंदू हैं। तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों को बाहर कर देना चाहिए, विदेशी नागरिकों को। लेकिन बीजेपी ने, चूंकि ये सूट नहीं करती है ये एनआरसी उसको, जबकि उसी के राज में हुई थी, केंद्र में मोदी सरकार थी, कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेसी हुकूमत के ज़माने में हुई थी इसलिए गड़बड़ियाँ हुई होंगी, इसी बीजेपी के शासनकाल में हुई और उसमें ये सब निकल कर आया। अब उसको बीजेपी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका वो जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि असम में 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो उसकी हवा निकल गई है, उसकी हवा निकल गई है। लेकिन ये नरेटिव ही के आधार पर ही वो वहाँ राजनीति कर रही है, वहाँ चुनाव जीतने के प्रपंच रचती है, इसलिए वो इसको स्वीकार नहीं कर रही है और किसी तरह से इस भ्रम को बनाए रखना चाहती है कि असम में बहुत सारे बांग्लादेशी मुसलमान हैं और उनको बाहर किए बिना निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। तो ये दलील चुनाव आयोग ने बड़ी आसानी से स्वीकार भी कर ली, क्योंकि चुनाव आयोग तो बीजेपी का है, चुनाव आयोग बीजेपी का है और बीजेपी के लिए काम कर रहा है, तो उसने बीजेपी के शासन वाली सरकारों की मांगे स्वीकार कर ली। इसी तरह से महाराष्ट्र की भी मान ली। जबकि अगर महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शन होने हैं तो उसको तो और भी आसानी से, जैसे मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने, तो वो तो आसानी से हो सकता है। जब आप बिहार की 13 करोड़ की आबादी में इतने कम समय में एसआईआर करवा सकते हैं, तो मुंबई में क्यों नहीं हो सकता है, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं, ये महाराष्ट्र की सरकार नहीं चाहती है। और उधर तमिलनाडु सरकार अगर ये कह रही है कि यहाँ पर अभी मानसून का समय है और एसआईआर करवाना अव्यावहारिक है, ये इससे बीजेपी को फ़ायदा पहुँचेगा, तो वो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब डीएमके ने, स्टालिन ने 2 नवंबर को एक ऑल पार्टी सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और उसमें सभी दलों के साथ मिलकर मोर्चा खोला जाएगा। ममता बनर्जी की पार्टी ने ईसीआई को कहा है कि वो कंप्रोमाइज्ड है बीजेपी से और उसने चेतावनी दी है खून खराबा हो सकता है। और पिनराई विजयन ने कहा है कि ये लोकतंत्र पर हमला है, एनआरसी का बैकडोर तरीका अपनाया जा रहा है। तो हर तरफ से विरोध हो रहा है। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता बहुत ही बेशर्म आदमी है। चुनाव आयोग बड़ी ढिठाई से इन तमाम चीज़ों को अनदेखा कर रहा है और दुखद बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आंखें मूंद ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बिहार में एसआईआर होने दिया है, उससे ये संदेह खड़ा होता है कि वो भी सरकार की मदद कर रहा है, वो भी चुनाव आयोग को की स्वायत्तता के नाम पर उसको मनमानी करने की छूट दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय में अब ये राज्य सरकारों और चुनाव आयोग, विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में टकराव बढ़ना ज़रूरी है, लाजमी है। अब ये टकराव किस हद तक जाएगा कहना मुश्किल है। क्या आकार लेगा, क्या ये दल इतने सब के बावजूद चुनाव आयोग, हालांकि इन्होंने कहा है कि हम फिर कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, ज़मीनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और अब ये जागरूक भी हो गए हैं तमाम दल, तो अपनी पूरे कैडर्स को भी झोंक रहे हैं कि कोई भी एक फर्जी वोट चुनाव आयोग जोड़ने ना पाए और कोई भी एक सही नाम चुनाव आयोग काटने ना पाए। तो जहां जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी का अच्छा संगठन है, तो वो तो अपने ढंग से करवा सकता है, डीएमके भी करवा सकता है क्योंकि उसके भी कैडर बेस्ड पार्टी है, वो भी चुनाव आयोग की धांधली को, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त उसको ताकत लगानी पड़ेगी और हर स्तर पर उसको
बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, जो कि एक राजनीतिक दल को इस तरह से दबाव में लाना उचित नहीं है। ये प्रक्रिया चल सकती थी, SIR करवाना है तो हो सकती थी, लेकिन इसको कम से कम 1 साल का समय देना चाहिए था। लेकिन चूंकि बीजेपी और मोदी शाह चाहते हैं कि इन राज्यों में किसी तरह से सत्तारूढ़ दलों को हिलाया जाए और अपनी बढ़त बनाई जाए, इसलिए ये आमादा है। और असम में चूंकि सत्ता खतरे में दिख रही है हेमंत बिस्वा शर्मा को, बीजेपी को लग रहा है कि अब इस बार चुनाव में उसकी सत्ता पलट सकती है, तो वो फिर अब ये खेल खेल रही है कि कैसे वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ियां कर दी जाएं, ताकि विपक्ष को जीतने का मौका ही न रहे, हम फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।